नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। परीक्षा उपयोगी क्लास है और वीडियो मेंस की परीक्षा, इसके अलावा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जो भर्तियां हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, आपके सामने यहाँ पर राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है। राष्ट्रीय राजमार्गों को हरा भरा बनाने की कमान संभालेगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। यानी राजस्थान में राजीविका और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो एक साथ मिलकर इन दोनों के बीच एक एमओयू किया गया है। आपको पता होगा इस राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है और राजीविका और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिस पर राष्ट्रीय राजमार्गों को क्या किया जाएगा, हरा भरा बनाया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने है मित्रों, यहाँ पर है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर में हुआ प्रथम रोड शो का आयोजन। प्रदेश सहित देश के विभिन्न शहरों में आयोजन होंगे रोड शो के। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों की पहली पसंद माना जा रहा है और इस राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है 12 मई 2022 को ये आयोजित किया गया जयपुर में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगला देखिए, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान को द्वितीय चरण जो है वो 16 मई 2022 से जो है वो इसका शुरू हो रहा है। 929 विद्यालयों में होगा कार्यशालाओं का आयोजन। 1,30,000 किशोरी बालिकाओं का किया जाएगा आमुखीकरण। 3,716 छात्राओं को नियुक्त किया जाएगा हाइजीन एम्बेसडर। इसके तहत बच्चियां जो है उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान जो है वो 16 मई से द्वितीय चरण इसका शुरू किया जाएगा। इसके बाद अभी हाल ही में आप लोगों को बताया था कि उदयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पक्षी उद्यान जो है उसका उद्घाटन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा पक्षी उद्यान जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो उदयपुर में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। पक्षी बाग जो है, पक्षी उद्यान जिसको अपन कहते हैं, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। कोटा में जो है वो सर्प पार्क का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के ही नहीं, राजस्थान के रहने वाले लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति बनने तक पहुंचने वाले भैरू सिंह जी शेखावत की जो है वो पुण्यतिथि अभी जो है वो मनाई गई। आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए, भैरू सिंह जी शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस समय पर। और उनकी एक लिखी उन पर एक पुस्तक है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है धरती पुत्र भैरू सिंह शेखावत जो है उसका भी विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है, बिड़ला सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा उन पुस्तक का क्या किया गया, विमोचन इस समय किया गया था। तो इस पुस्तक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेवानिवृत्त एक आईपीएस अफसर हैं जो इनका नाम है बहादुर सिंह राठौड़ ने इस पुस्तक को क्या किया है, लिखा है और उनके जीवन को पूरी तरह से इस पुस्तक में उकेरने का काम उन्होंने किया है। अडानी ने अंबुजा सीमेंट जो है वो एसीसी को 81,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। यानी एक बड़ी सीमेंट कंपनी जो है उसको अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में क्या कर लिया है, खरीद लिया। तो अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को 81,000 करोड़ रुपए में क्या कर लिया है, खरीद लिया है। अडानी ग्रुप ने भारत की दो प्रमुख सीमेंट कंपनियां अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड में स्विस कंपनी होल्सिस की पूरी हिस्सेदारी खरीदने की क्या कर ली है, डील अभी हाल ही में साइन कर ली है। तो इसका ध्यान रखना है, देश में सीमेंट बाजार में अडानी अब सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो बन चुका है। अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में इस प्रकार की डील जो है वो पूरी की है। इसके बाद आपके सामने पहला सवाल है मेरे मित्रों, देखिए क्या है। सुरता देवी जो है, इसके नाम से है सुरता देवी, को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वाराणसी में आयोजित मंथन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह जी हैं, आपको पता होगा। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो पिपाड़ जोधपुर की रहने वाली है। कहाँ की है भैया, पिपाड़ जोधपुर में है। पिपाड़ कहाँ पर है, पिपाड़ है, ये पिपाड़ पड़ता है कहाँ पर, पिपाड़ जोधपुर में। पिपाड़ जोधपुर जो है यहाँ से इनका क्या है, संबंध है। तो पिपाड़ जोधपुर से संबंधित है और इनको कौन से जिले से संबंधित है, तो जोधपुर से संबंधित है। और राष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या किया गया, पंचायती राज विभाग द्वारा अभी हाल ही में सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी डीजीपी सखी जो है राजीविका से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है, राजीविका जो है उससे जुड़ी हुई है, राजीविका से
जुड़ी हुई है, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा करवाने के लिए इन्होंने जो है वो किया है। इस वजह से इन्हें डीजीपी सखी भी, राजीविका में डीजीपी सखी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इनका संबंध, सुरता देवी का संबंध पिपाड़ जोधपुर से है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर विज्ञान केंद्र को डिजिटल प्लेटिनेरियन रूप में विकसित करने का फैसला किया। देखिए बजट जो अभी प्रकाशित किया गया था, उस बजट में बीकानेर, भरतपुर और कोटा में, कि कहाँ पर भैया, भरतपुर, इसके अलावा और कहाँ पर, बीकानेर, भरतपुर, बीकानेर, और इसके अलावा आपको पता है भरतपुर, बीकानेर और कोटा में यहाँ पर विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा बजट में की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटिनेरियम जो केंद्र है वो विकसित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो कोटा में उसको विकसित किया जाएगा। तो कहाँ पर, कोटा विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए, हाल ही में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने तथा नामांकन बढ़ाने हेतु किस कार्यक्रम को शुरू करने पर विचार कर रही है। हाल ही में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और इनके नामांकन को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू कर रही है। तो यहाँ ध्यान रखना, कन्या प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो है वो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जाना है। इसके अलावा राजस्थान में एक स्माइल कार्यक्रम भी खूब चर्चा में चला था पिछले दिनों, स्माइल कार्यक्रम जो है वो भी खूब चर्चा में रहा था। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं, प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी जो है, बबलियान चौकी जो है वो कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर जो है यहाँ पर पड़ती है आपकी बबलियान चौकी जो है वो कहाँ पर है, जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में है। किस वजह से चर्चा में आई, तो पाकिस्तान के साथ अन्य सैन्य मुठभेड़ को लेकर नहीं, सौर ऊर्जा संचालित होने के कारण नहीं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आरंभ होने के कारण और वायुसेना युद्धाभ्यास के कारण। तो यहाँ पर रीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, और नीति आयोग ने इसको क्या कर दिया, मंजूरी प्रदान कर दी है। नीति आयोग जो है उसने क्या कर दिया, मंजूरी प्रदान कर दी, और बीएसएफ जो है वो इसको संचालित कर रहा है। प्लस बॉर्डर टूरिज्म जो है, बॉर्डर टूरिज्म जो है, बॉर्डर टूरिज्म, उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है, केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले से किया गया। तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला जो है, राजस्थान का कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ जिले से पीएम वाणी योजना जो है वो शुरू की गई थी। इसके बाद अगला सवाल है, 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसके विषय में सत्य कथन कौन सा है। संविधान पार्क में चरखा काटते हुए गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, सही बात है। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्ति लगाई जाएगी, सही बात है। राजस्थान पुलिस में चेतक के 2 भाइयों के नाम पूछे गए थे, तो आप लोगों को त्राटक वाले सारे पता चल गए होंगे मेरे हिसाब से, सब जगह अब तो पढ़ लिया होगा आपने। संविधान के 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण उसमें किया गया, उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो ये सभी कथन आपके सही है, इनमें से कोई सा भी गलत कथन नहीं है। इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। जनवरी 2022 में गठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है, किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, सही बात है। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, यह भी सही बात है। कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना, ये सभी कथन जो है वो इसके बारे में क्या है, सत्य है। एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद में अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका जो है परिषद, इसका स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ये सवाल राजीविका से जुड़ा हुआ ही है, और अभी हाल ही में राजीविका ने जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसके साथ भी समझौता किया है, ग्रीन हाईवे बनाने के लिए, यानी हाईवे के चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे लगाने की इसके साथ समझौता किया है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है, रूमा देवी है। और रूमा देवी को अभी हाल ही में जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया। ये सवाल मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगला सवाल देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मिठेश निर्मोही जो है, इनको राजस्थानी भाषा के लिए, किसके लिए, राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिंगत जो है, क्या है, दिंगत, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं, 14 दिसंबर 2021 को केंद्रीय दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में निम्न में से किस एजेंसी को सम्मानित किया गया। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसको सम्मानित किया गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, ऊर्जा स्रोत, उसके क्षेत्र में काम करने के लिए जो है
वो यह बात कही गई है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उनके क्षेत्र में काम करने वाली श्रेष्ठ संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। इसको स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 14 दिसंबर जो आता है उस दिन क्या किया जाता है, यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर आपके सामने, जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करना, युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सी ऑप्शन जो है, यानी सॉफ्टवेयर तकनीक जो है, युवाओं को सूचना तकनीकी के नवीनतम विधाओं का क्या करना है, प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका एकमात्र क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद मेरे मित्रों कुछ भारत यानी इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स की बातें भी आपके सामने मैं कर लेता हूँ। जैविक कचरे से चलने वाला पहला इलेक्ट्रिकल वाहन जो है वो चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ये मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, सवाल सहित मैंने कराया है। महाराष्ट्र में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद इधर है आपके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। बस इतनी खबर पढ़ लो, आपका पेपर का सवाल नहीं छूटे सकता। तो यहाँ ध्यान रखना, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जानी है, तो वाराणसी में इस सेंटर की क्या की जानी है, स्थापना की जानी है। इसके बाद है राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो वो बनाया गया है और 15 मई जो इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी और सुशील चंद्रा का ये स्थान लेंगे। 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में आयुक्त के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था और जो हैं वो पूर्व में उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं और भारत सरकार की 36 साल से अधिक की सेवा का अनुभव इनके पास है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो हैं आईएएस अफसर हैं। 15 मई को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और 324 आर्टिकल जो उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। एक संवैधानिक आयोग जो है वो है हमारा निर्वाचन आयोग और भाग जो है वो आपका 15 है। 324 से 329 में इन सब का उल्लेख किया गया है और ये 324 वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है जो पूर्ण संविधान लागू होने से पहले जो कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे या लागू किए गए थे, उन अनुच्छेदों में से। भारत के संदर्भ में एक सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर आई वो ये है, भारत पहली बार थॉमस कप चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। तो ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भारत ने किसको हराकर जो है वो थॉमस कप जीता था, तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने क्या जीता है, थॉमस कप जीता है। थाईलैंड बैंकॉक में फाइनल जो है उसका आयोजन किया गया था। थॉमस कप में इतिहास में भारतीय बैडमिंटन टीम पहली बार, दूसरी बात थॉमस कप का संबंध किससे, बैडमिंटन से, टीम पहली बार फाइनल में पहुंची और 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को भारत ने क्या कर दिया, हरा दिया है। ठीक है, भारतीय टीम के लिए मलेशिया और डेनमार्क जैसी टीमों को हराकर फाइनल तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन भारत ने इसके बाद भी इस प्रकार का कारनामा जो है वो कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास का। उसके बाद है संसद में महिलाओं के रुकते कदम, नहीं बढ़ पा रहा भागीदारी। यानी हमारे यहाँ आरक्षण जैसी व्यवस्था एकदम फिक्स से लागू नहीं हो पाई है क्योंकि कोई भी सरकार हो चाहे वो ये नहीं चाहती कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान कर दिया जाए संसद में। लेकिन हमारे यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की भागदौड़ शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। अब तक तमाम राजनीतिक दलों की महिलाओं के प्रति बेरुखी रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी वर्तमान पहली बार दोनों सदनों में कुल मिलाकर 103 महिला सदस्य हैं। देश में कुल सांसदों में 14% महिलाएं हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत करीब 22% का है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से 193 देशों की सूची में भारत 148वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप 2020 रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 18वें स्थान पर है और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक पिछले करीब 2.5 दशक से अटका हुआ है। 12 सितंबर 1996 को संसद में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया पर राजनीतिक बैंड चढ़ गया। यानी आज तक कई बार लाया जा चुका है ये विधेयक, लेकिन उसके बावजूद भी ये पारित नहीं हो पाता है। और रवांडा, आइसलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश के बाद भारत में 14% संसद में जो है वो महिलाओं की क्या है, भागीदारी है। तो यह है भारत के लिए दुर्भाग्य की स्थिति कही जा सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जाने माने जो क्रिकेटर हैं एंड्रू साइमंड्स, उनका निधन हो चुका है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि
इनका निधन जो है वो एक दुर्घटना में हो गया। बायोलॉजिकल माता पिता से एक बार भी नहीं मिले थे। तो याद रहेगा, विवादों से घिरा घुंघराली लटों क्रीम वाला चेहरा, ये कौन है? एंड्रू साइमंड्स है, जिनको आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। इसके बाद बात करें अगले सवाल पर, तो क्या है अगला सवाल जरा देखिए। 800 मीटर की 5 चोटियां फतेह करने वाली प्रियंका मोहिते जो है वो, आपको मैंने परीक्षा का सवाल जो है वो पहले वाली क्लास में करा दिया हालांकि कवर, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो हैं उनको भरोसा नहीं है कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं क्या। मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे मित्रों राजस्थान की फ्लैगशिप योजना का। आप राजस्थान पुलिस का पेपर उठाकर देखिए, एक ही पारी में 30 मिनट के वीडियो से 2 से 3 सवाल आए हैं। तो इससे ज़्यादा आपके लिए करंट अफेयर्स का कोई टीचर क्या कर सकता है, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो 8000 मीटर की 5 चोटियाँ फतेह करने वाली प्रियंका पहाड़ों, टीलों व ट्रैकिंग के लिए जाती, वहाँ से रुचि जागी। तो ये अभी अभी आपको बताया मैंने 2-3 दिन पहले ही कि प्रियंका मोहिते कंचनजंगा जो है उसकी चोटी को फतेह किया, और इस प्रकार की 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला वो बन चुकी है। इस बारे में सवाल भी पूरा आपको करवा दिया हुआ है पहले। इटालियन ओपन, स्वातेक ने लगातार 5वीं बार ये खिताब जीता, जोकोविच 6ठी बार बने चैंपियन। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन जीता, और स्वातेक ने 5वीं बार महिला का जो है वो इस प्रकार का ईगा स्वातेक इनका नाम है, और इन्होंने जीता है। तो शटलवीर भारत के जो चैंपियन हैं, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जो है वो बैडमिंटन में क्या किया है, थॉमस कप हासिल कर लिया है। तो थॉमस कप के बारे में ये जानकारी आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या है। अभी देखिए राजस्थान पुलिस के ये सवाल आए, और मैंने एक राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का वीडियो बना रखा है, आप उससे मिलान कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर में एक ही वीडियो से ये सवाल नहीं मिले 30 मिनट की वीडियो से ही, तो मुझे कह दीजिएगा कि नहीं आए। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया राजस्थान में, और भी बहुत सारी पारी, सब पारियों का मैं अलग से करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं उसको। तो अब एकदम कन्फर्म हूबहू सवाल हमारे सामने आ जाएंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं को, विपरीत लिंगियों और दिव्यांग रोजगार पात्र युवाओं को अधिक 2 वर्ष या उससे अधिक रोजगार शुदा हो जाने तक की अवधि जो भी पहले हो का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाएगा। तो आपको बेरोजगारी भत्ते के संदर्भ में युवा संबल योजना के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। फ्लैगशिप योजना दोबारा पढ़ लीजिए, राजस्थान का एक वीडियो 30 मिनट का है, आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में वहाँ से सवाल आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले 3000 और 3500 था, लेकिन अब बढ़ाकर उसको 4000 और 4500 रुपये कर दिया गया। इसके बाद एक उसी में मैंने एक योजना पढ़ाई है, राजस्थान एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मैंने ये भी कहा था कि एकल नारी में कौन कौन आती है, तो उसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, इनमें मैंने उम्र के लिहाज से आपको बता रखा था कि 55 से 60 होने पर कितने मिलेंगे, 60 से 70 होने तक कितने मिलेंगे, 75 के बाद कितने मिलेंगे। ये रुपए की राशि भी मैंने आपको क्या कर रखी थी, बता रखी थी। उसमें 3 कैटेगरी है मेरे मित्रों। उसमें कैटेगरी है 750 रुपये, उसमें 1000 रुपये और 1500 रुपये। 3 ही कैटेगरियों में पैसे उसमें क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, आपके इकोनॉमिक सर्वे से भी राजस्थान के सवाल पूछे गए हैं। राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। और राजस्थान इकोनॉमी जो पढ़ाई है उसमें ये सवाल आपको कराया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीय क्षेत्र का योगदान, तृतीय क्षेत्र का मतलब है सेवा क्षेत्र का योगदान, ये पूछ रहा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। इसके बाद अगला एक सवाल आया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है, ये भी सवाल आपको जनगणना में से याद करना था। राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, किसका है, जिंक, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, सीसा, टीन। तो सीसा जस्ता का राजस्थान में बहुत बेहतरीन उत्पादन जो है वो होता है, और राजस्थान जो है वो इसका एकमात्र उत्पादक भी कहे जा सकते हैं। तो ये सवाल कुछ मेरे सामने थे तो मैंने रख दिया, बाकी हूबहू सवाल आने के बाद आप लोगों को राजस्थान पुलिस के सारे सवाल मैं कराने वाला हूँ। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो वीडियो की भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, पुराने सवाल जो चौथी पारी का पेपर है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंतर्गत जो है वो डफली, खुरालियो, खंजरी, ये सब वाद्य यंत्र जो है वो क्या किए जाते हैं, बजाए जाते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे मित्रों ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर कालबेलिया जो नृत्य है इसमें ये सब बजाए जाते हैं, कच्ची घोड़ी में नहीं बजाए जाते, कच्ची घोड़ी नृत्य में ये नहीं बजाए जाते हैं। तो आप लोग इस बात को शायद याद रख पाओगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका लगा देता हूँ मैं,
क्या है सही आंसर? तो इसका है सही आंसर कालबेलिया नृत्य में डफली, घुरालियो, खंजरी जो पुंगी है ये सभी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अवनी लेखरा का संबंध भारोत्तोलन से नहीं है मित्रों। यहाँ पर अर्जुनलाल जाट नौकायान, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, तो अवनी लेखरा का संबंध किससे है? अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इनमें सभी याद कर लो। अर्जुन जाट का संबंध नौकायान से, अपूर्वी चंदेला का निशानेबाजी से और देवेंद्र झाझड़िया का भाला फेंक से। चलिए अगला सवाल देखिए। खेजल्ली आंदोलन से संबंधित अमृता देवी है, चिपको आंदोलन से गोरा देवी, अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा संबंध है? तो आपको ध्यान होना चाहिए मेरे मित्रों, इनमें से कौन सा संबंधित है और कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये तीनों ही जो हैं वो इससे संबंधित है। और चिपको आंदोलन जो वो कहाँ पर हुआ था? आज वर्तमान का जो उत्तराखंड है, वर्तमान का उत्तराखंड, और पहले ये उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन हुआ। अपिको आंदोलन जो वो कर्नाटक में हुआ। इन सब आंदोलनों का एक ही थीम है, वो है आपका पेड़ पौधों की रक्षा करना। यहाँ पर है प्लान क्या है? तो ऊंट जो होता है, ऊंट से संबंधित है। ऊंट पर रखी जाने वाली कोठी जो होती है उसे प्लान कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा यदि मैं उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेगा? तो बैंसक्रोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। मेरे मित्रों ये राजस्थान की किसी भी गाइड में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन 10वीं क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आई है नई, उसमें हूबहू तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो तो आप दुर्ग वाले चैप्टर में जाना, या फिर लास्ट में जो उसमें पर्यटन स्थल दे रखे हैं उसमें देख लीजिएगा। 10वीं क्लास की बुक में ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ये सवाल हूबहू छपा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं हो तो उस पुस्तक में आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। अंग्रेजों को मुलकरा ठग किसने कहा? अलग मुलकरा मीठा ठग किसके द्वारा कहा गया था? अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग जो वो शंकरदान सामोर के द्वारा कहा गया था। शंकरदान सामोर ने इन्होंने मुल्क का मीठा ठग कहा। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? रखड़ी महिलाएं पहनती है, मेहमद पहनती है, कंडोरा और मोरखा। मोरखा जो है वो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। मोरखा जो है वो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। इसके बाद अगले कुछ सवालों पर और बातचीत करते हैं, देखते हैं और क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ देखिए निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की जो है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो निमाड़ी और रागड़ी आपको पता होना चाहिए मालवी की है। इसमें तीखा जो स्वर है वो होता है, ऐसे लगता है जैसे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार की तीखी बोली है कौन सी? मालवी जो है वो। निमाड़ी और रागड़ी जो है इसकी उपबोलियां हैं मालवी की। चलिए इसके बाद अगला है पोपा वाइलरी पोल जो है पुस्तिका के लेखक जो है वो जयेंद्रनाथ व्यास हैं, ये आपको पता ही होगा मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद अगला सवाल 1857 के विद्रोह कोटा का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण, अकलवुड फॉसिल्स पार्क मंडोर जोधपुर, सेंट्रोमेटेलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा, महान सीमा भ्रंश सत्तूर बूंदी। ये इनमें से कौन सा सुमेलित जो है वो सही सुमेलित है? आपको सिर्फ यह बताना है। तो आप जरा बता सकते हैं इनमें से कौन सा? तो महान सीमा भ्रंश जो है वो बूंदी से संबंधित है। ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है। ये आपको विंध्याचल और अरावली वाला क्षेत्र जो है इन दोनों के बीच में सीमा भ्रंश जो है वो पड़ता है। ये सही सुमेलित है। इसके बाद अगला सवाल है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? तो अलवर में है मूसी रानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक, ये भी आपको 10वीं क्लास की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, उस पुस्तक में सीधा का सीधा ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो मिल जाएगा। रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की। तेज कवि जैसलमेरी जो है इनके द्वारा इनको भेंट की गई थी। इसके द्वारा अगला सवाल क्या है? 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान होता है? 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो है वो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या ऐसा सही है? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन व वायरोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वीरोलॉजी की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जा रही है? अभी हाल ही में आपको यह बताना है। तो राजस्थान के जयपुर में इस इंस्टीट्यूट की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। जयपुर में इस प्रकार की स्थापना हो रही है। इसके बाद अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है? मूंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में, नेवरी पैर में, रमझोल कमर में पहना जाता है। क्या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो इसमें से रमझोल जो है वो मेरे मित्रों कहाँ पर नहीं पहना जाता? कमर पर नहीं पहना जाता है।
रमझोल जो है वो कहाँ पर पहना नहीं जाता, कमर पर नहीं पहना जाता है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर है अगला सवाल कि निम्न में से जो है इनको सुमेलित करना है। शाहपुरा का संबंध संत रामचरण जी से है। संत रामचरण जी का संबंध कहाँ से? शाहपुरा से। शाहपुरा रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। सिंहथल, खेड़ापा और रेण शाखा, ये रामसनेही संप्रदाय की विभिन्न प्रकार की शाखाएं जो है उनसे संबंधित है। सिंहथल शाखा के प्रमुख जो है वो संत हरिदास जी हैं। संत हरिदास जी का संबंध सिंहथल शाखा से है। खेड़ापा शाखा जो है उसका संबंध किससे है मेरे मित्रों? तो खेड़ापा का संत रामदास जी से, संत रामदास जी से खेड़ापा। रेण शाखा जो है उसका संबंध संत दरियाव जी से है। संत दरियाव जी से संबंध किसका है? रेण शाखा का। तो ये सभी सुमेलित हैं आपके। चलिए सुमेलित कर दिया है मतलब मैंने। तो पहले में 4 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, तीसरे में 2 आएगा और चौथे में 3 आएगा। यह आपका सही आंसर इसका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के एक तो है पश्चिमी शुष्क और एक है अति शुष्क। तो आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान जो है वो किस प्रदेश के अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। तो राजस्थान अति शुष्क आंशिक सिंचित जो क्षेत्र है उसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं यूरेनियम के बड़े भंडार? जरा बताइए। रोहिला सीकर, सलादीपुर सीकर, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, आमेर उदयपुर, इनमें से कौन सा स्थान है? तो रोहिल सीकर जो स्थान है यहाँ पर अभी हाल ही में क्या किए गए हैं? यूरेनियम के भंडार जो हैं वो पाए गए हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। केसरिया जो है वो केसरिया जी का मेला जो है वो कहाँ पर भरता है? केसरिया जी का मेला जो है वो धुलेव गांव में पड़ता है। धुलेव गांव जो है यहाँ पर केसरिया जी का प्रसिद्ध मेला जो है वो लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में ये जो है वो पिछली बार की आर्थिक समीक्षा है। कितना खतरनाक सवाल उसने पूछा है। मैं एग्रीकल्चर वाला पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे की एक क्लास उसमें दे चुका हूँ जिसमें ये सब बताएं, लेकिन इस बार की परीक्षा की दृष्टि से ये जो 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है वो आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र कितना है, ये सब उसमें दिया हुआ है, लेकिन अब आपको आगे के हिसाब से उसके तैयार करना है, इसको याद नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सिरे मंदिर जालोर, त्रिपुरा सुंदरी तिलवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, सुंदा माता जालोर एकदम सही है। फिर है विभीषण का मंदिर केथुन कोटा, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। नहीं है तो ये जो है आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, ये कहाँ पर है मेरे मित्रों? ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में। ठीक है, तुरताई माता भी इसे कहा जाता है। आपने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है ये इनकी आराध्य देवी आप लोग कह सकते हो इसको। तो सुंदा माता जालोर में है, विभीषण मंदिर केथुन कोटा में है और सिरे मंदिर जालोर में है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। मानगढ़ नरसंहार जो है वो कब हुआ? 1913 में हुआ, ये बात तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कब हुआ आपसे डेट एग्जैक्ट पूछी जा रही है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर 17 नवंबर 1913 होगा या 13 अक्टूबर 1913 होगा या 21 जनवरी 1914 होगा या 23 मार्च 1914 होगा? इसका सही जवाब होगा 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ नरसंहार जो है वो हुआ था। इसके बाद अगली बात है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील में 52 घाट हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। कितने घाट हैं? 52 घाट जो है वो कहाँ पर है? पुष्कर झील में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। ग्रासिया जनजाति जो है इसमें गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को ग्रासिया जनजाति में क्या कहते हैं? तो पटेल कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। इसके बाद चलिए अगला सवाल जरा और देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल और शानदार सवाल है। सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे जिसने पढ़ी होगी उसको ये सवाल सही मिला होगा, बाकी ने तुक्का लगाया होगा। 14 जो है वो सही आंसर इसका होगा मेरे मित्रों। 14 जिले जो हैं पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन 14 जिलों के बारे में जरूर ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान के 14 जिले हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो जयपुर का पूछ रहा है, इसका मतलब आपको जयपुर में ही जवाब देना है। तो किशन बाग जो है वो राजस्थान के जयपुर का पहला क्या है? डेजर्ट पार्क है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। राजस्थान छावनी मंडल की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है?
चित्तौड़गढ़ में, भिवाड़ी में, ब्यावर में, नसीराबाद में। तो ये तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को आता ही होगा कि भैया राजस्थान में नसीराबाद में क्या की गई है, छावनी मंडल जो है इसकी स्थापना की गई है। ये सवाल 2-3 पारियों में रिपीट भी हुआ था सवाल, और अलग अलग परीक्षाओं में ये सवाल कई बार आ चुका है। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोबारा ऐसा सवाल आएगा लोकायुक्त के संदर्भ में भी, तो आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, कैसी बात कर रहे हैं। वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही बात है। ये कार्य शिकायतों की जांच करता है, सही बात है। लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया, ये सही बात है। तो इसमें आप लोगों को एकदम स्पष्ट पता चल गया होगा कि भैया बात यह है कि राजस्थान के संदर्भ में पहला ही सवाल जो है वो गलत है, यानी पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त जो है अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। तो राजस्थान में इसकी स्वीकृति 1973 को मिली थी। 1973 को इसकी स्वीकृति मिली थी। 1973 में राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम जो है उसकी स्वीकृति मिली। राजस्थान में सिर्फ उप लोकायुक्त एक बार पहली बारी अपॉइंट किए गए, उसके बाद में उप लोकायुक्त आज तक राजस्थान में किसी को अपॉइंट नहीं किया गया। तो मेरे मित्रों ये कुछ बेहतरीन सवाल थे। आगामी परीक्षाओं में वापस इनमें से बहुत सारे सवाल रिपीट हो सकते हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।